अगर हम हिंदी के बारे में बात करें तो आज की इस क्लास में हम हिंदी के वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों के बारे में बात करने वाले हैं। और यहाँ पर आपको बताएंगे कि जो हिंदी में किस तरह से आपके यहाँ पर 20 बहुविकल्पी प्रश्न पूछे जाएंगे और आपको उसमें से 20 बहुविकल्पी प्रश्नों का जो उत्तर है, ठीक है, आप लोग अगर 20 के 20 यानी कि कहने का मतलब आपसे 20 बहुविकल्पी प्रश्न पूछे जाएंगे। आप अगर उन सारे के सारे प्रश्नों का आंसर अगर आप लोग सही से दे देते हैं तो आपको वहाँ पर पूरे के पूरे अंक 20 में से 20 अंक आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तो आज की इस क्लास में हम लेकर आए हैं बहुत ही सारे के सारे महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्न। अगर आप लोग यहाँ पर अगर स्टूडेंट्स अगर हम बात कर लें, देखिए अगर आपसे अगर जीवन परिचय अगर पूछ लिया जाता है तो आप लोग को जीवन परिचय सही से लिख सकते हैं। और ये मान लीजिए अगर आपके बहुविकल्पी में से अगर आपके यहाँ पर अगर 7 प्रश्न 8 प्रश्न अगर गलत हो गए तो आपके 7-8 नंबर कट जाएंगे, ठीक है। तो इसलिए हम ये सोच रहे हैं कि आपका एक भी अंक ना कटे, ठीक है, आपका एक भी अंक ना कटे और आप पेपर में अच्छे अंक लाएं, ठीक है। तो इसलिए हम यहाँ पर लाए हैं हिंदी के बहुत ही सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाले इंपॉर्टेंट प्रश्न, ठीक है। आप लोग इन प्रश्नों को याद कर लेना और ठीक है, आप लोग इन प्रश्नों को जरूर याद करके जाना और ठीक है, मेरी गारंटी ये प्रश्न जरूर पूछे जाएंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर आज की इस क्लास को देखने के बाद आपके 20 नंबर बहुत ही आसानी से कंप्लीट हो जाएंगे। तो चलिए यहाँ पर सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं क्लास को और बात करते हैं अपना पहला प्रश्न, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, अब जितने भी बच्चे नए हैं वो जल्दी जल्दी से लाइक कर लें, ठीक है, ताकि बाद में आपको टाइम नहीं मिलेगा, ठीक है, क्योंकि अब हम क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो मेरा देखिए पहला प्रश्न देखिए क्या करें कि रस मीमांसा के लेखक हैं। अब ये देखिए प्रश्न आपसे पेपर में पूछा जाएगा। अब देखिए ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है और हो सकता है ये प्रश्न आपको जरूर पेपर में मिलेगा, ठीक है, आपके सेट में या फिर किसी ना किसी सेट में प्रश्न जरूर पूछा जाएगा, ठीक है। अब देखिए रस मीमांसा के लेखक कौन है। अब ये प्रश्न देखिए 99% मेरी गारंटी ये प्रश्न जरूर पूछा जाएगा और हो सकता है आपके ही सेट में ये प्रश्न पूछ लिया जाए, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए जितने भी प्रश्न अगर आपको ना याद हो आप लोग क्या करें, कॉपी में लेकर बैठ जाइए और जितने भी प्रश्न आपको ना याद हो आप लोग उन प्रश्नों का आंसर कॉपी में लिखते चले जाइए, ठीक है। अब यहाँ पर सबसे पहले हम प्रश्न के बारे में बात करते हैं कि रस मीमांसा के लेखक कौन है, जिसमें से आपको यहाँ पर देखिए 4 ऑप्शन आपको देखने को मिलेंगे। नंबर ए ऑप्शन दिया आचार्य रामचंद्र शुक्ल और नंबर बी ऑप्शन दिया है गुलाब राय और नंबर सी ऑप्शन क्या दिया है कि भगवत शरण उपाध्याय और नंबर डी ऑप्शन दिया जयप्रकाश भारती। अब इसमें से देखिए राइट आंसर हो जाएगा आपका आचार्य रामचंद्र शुक्ल। आचार्य रामचंद्र शुक्ल को सही कर लीजिएगा, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल। जो रस मीमांसा एक क्या है, तो रस मीमांसा के लेखक कौन है, तो आपसे ये प्रश्न पूछा जाएगा पेपर में कि रस मीमांसा के लेखक कौन है, तो रस मीमांसा के लेखक हो जाएंगे आचार्य रामचंद्र शुक्ल। फिर अगर हम बात करते हैं प्रश्न नंबर सेकंड की ओर बढ़ते हैं और प्रश्न नंबर सेकंड को देख लेते हैं। प्रश्न नंबर सेकंड को देख लेते हैं, देखिए कि अभी देखिए प्रश्न नंबर सेकंड आ चुका है कि भगवत शरण उपाध्याय द्वारा रचित भगवत शरण, अभी देखिए भगवत शरण उपाध्याय द्वारा रचित भगवत शरण उपाध्याय द्वारा रचित। अब यहाँ पर बताने कि निबंध कौन सा है, तो भगवत शरण उपाध्याय द्वारा रचित निबंध कौन सा है, तो इसका आंसर आप लोगों को बताना पड़ेगा कि भगवत शरण उपाध्याय द्वारा रचित निबंध कौन सा, जिसमें से देखिए नंबर ए ऑप्शन दिया है ठूठा आम और नंबर बी ऑप्शन दिया है कि दृष्टिकोण, नंबर बी ऑप्शन क्या दिया दृष्टिकोण और नंबर सी ऑप्शन दिया है ठेले पर हिमालय, ठीक है। तो नंबर सी ऑप्शन क्या दिया ठेले पर हिमालय और नंबर डी ऑप्शन दिया आपका, नंबर डी ऑप्शन क्या करें, नंबर डी ऑप्शन दिया नदी के द्वीप। तो इसमें से राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, तो राइट आंसर हो जाएगा ठूठा आम, ठीक है, तो ठूठा आम हो जाएगा, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा ठूठा आम। अब इसका यही आंसर सही करेंगे, ठूठा आम आपका सही हो जाएगा। फिर अगर हम बात कर लेते हैं प्रश्न नंबर थर्ड की ओर बढ़ते हैं। देखिए प्रश्न नंबर थर्ड जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। प्रश्न नंबर थर्ड के बारे में बात करते हैं कि जो कृति कंकाल है। अब यहाँ पर बताना है कि कंकाल के लेखक कौन है, तो कंकाल के लेखक कौन हो जाएंगे, ये प्रश्न आपसे पूछा जाएगा कि कंकाल के लेखक कौन है, जिसमें से नंबर ए ऑप्शन दिया है जयशंकर प्रसाद देखने को मिलेगा आपको पेपर में और फिर आपको देखने को मिलेगा मतलब जयशंकर प्रसाद और रामकुमार वर्मा और प्रेमचंद्र और मैथिली शरण गुप्त। ये देखिए 4 ऑप्शन दिया है आपको और 4 ऑप्शनों में से आपको एक ना एक प्रश्न, ठीक है। अब देखिए ये देखिए सारे के सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न आपको एक ना एक सेट में मतलब एक ना एक सेट मतलब हर सेट में आपको ये प्रश्न देखने को मिलेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए कृति कंकाल के लेखक कौन है, तो कृति कंकाल के लेखक हो जाएंगे जयशंकर प्रसाद। इस प्रश्न को याद कर लेना, ठीक है। फिर देखिए आगे बढ़ते हैं। जितने भी प्रश्न ना याद हो आप लोग क्या करिए कॉपी में लिखते चलिए, ठीक है, सारे के सारे प्रश्नों को कॉपी में जरूर लिखते चलिए और एक भी प्रश्न को मिस मत करना, सारे के सारे प्रश्नों को कॉपी में लिखते चलिए। कि उपन्यास, अब प्रश्न नंबर 4 के बारे में बात करते हैं कि उपन्यास जो है कि भूले बिसरे चित्र के लेखक कौन है, तो उपन्यास भूले बिसरे चित्र के लेखक कौन है और जिसमें से नंबर ए ऑप्शन देखिए आपका कह रहा है कि ए ऑप्शन लिखा है कि प्रेमचंद्र और नंबर बी ऑप्शन दिया है यशपाल और नंबर सी ऑप्शन दिया है वृंदावन लाल वर्मा और नंबर डी ऑप्शन दिया है भगवती चरण वर्मा। अभी देखिए 4 ऑप्शन आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे कि उपन्यास भूले बिसरे चित्र के लेखक कौन है, उपन्यास भूले बिसरे चित्र के लेखक कौन हो जाएंगे, तो इसमें देखिए
प्रश्न नंबर ये आपका 4 है, ठीक है। तो 4 का कौन सा सही हो जाएगा, तो भगवती चरण वर्मा आपके सही हो जाएंगे, ठीक है। तो भगवती चरण वर्मा को सही कर लीजिएगा, ये आपका सही हो जाएगा कि उपन्यास भूले बिसरे चित्र के लेखक हो जाएंगे भगवती चरण वर्मा, और भगवती चरण वर्मा को सही कर लीजिएगा। फिर हम बढ़ते प्रश्न नंबर 5 की ओर। प्रश्न नंबर 5 देखिए क्या कह रहा है। प्रश्न नंबर 5 कह रहा है कि शुक्लोत्तर युग की कला विधि शुक्लोत्तर युग की समय सीमा पूछी गई है। अब यहाँ पर बताना पड़ेगा कि शुक्लोत्तर युग की समय सीमा क्या रहेगी। तो शुक्लोत्तर युग की समय सीमा क्या रहेगी और यहाँ पर इस प्रश्न का जवाब देना है, ठीक है। तो इसका किस तरह से आप लोगों को जवाब देना, आप देखिए इसके यहाँ पर देखिए 4 ऑप्शन भी देखने को मिलेंगे। नंबर ए ऑप्शन दिया है 1938 से 1980, और नंबर बी ऑप्शन दिया है 1900 से 1920, और नंबर सी ऑप्शन दिया है 1850 से 1900 तक, और नंबर डी ऑप्शन दिया है 1936 से 1947 तक, ठीक है। तो ये आपका प्रश्न नंबर 5 रहेगा, और 5 का जो ए नंबर है कि 1938 से 1980 तक, ठीक है। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 5 का जो नंबर ए ऑप्शन दिया है ये आपका सही हो जाएगा कि शुक्लोत्तर युग की समय सीमा कितनी है, तो शुक्लोत्तर युग की समय सीमा 1938 से 1980 हो जाएगी। फिर आपसे एक और प्रश्न पूछेगा पेपर में कि वो भी सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ये देखिए प्रश्न आपके पेपर में पूछा जाएगा, जिसमें से आपको यहाँ पर देखिए 3 जो ऑप्शन है, ठीक है, 3 ऑप्शन आपको गलत टाइम में दिए जाएंगे। 3 जो ऑप्शन होंगे वो गलत होंगे और एक ऑप्शन जो होगा वो सही होगा, ठीक है। तो आप लोगों को बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही होगा, और सही जो ऑप्शन होगा उसी पर आप लोगों को टिक लगा देना है। अब यहाँ पर देखिए प्रश्न नंबर 6 कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सही है। निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सही है, उसे पहचान कर लिखना है। उसे पहचान कर लिखो। तो सबसे पहले हम आपके सामने लाते हैं वो 4 कथन कौन कौन से हैं। उन 4 कथनों को पहले सही से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। अब आप लोगों को बताना है कि इसमें से कौन सा कथन गलत है, ठीक है। अब देखिए कौन सा कथन मतलब कि कौन सा कथन सही है वो बताना है। अब देखिए यहाँ पर पहला कथन दिया है कि ध्रुव शौमनी नाटक के लेखक डॉक्टर रामकुमार वर्मा हैं, और फिर नंबर ए ऑप्शन दिया। नंबर बी ऑप्शन दिया कि गोदान के लेखक प्रेमचंद्र हैं, और नंबर सी ऑप्शन क्या दिया कि क्या भूलूं क्या याद करूं उपन्यास विद्या की रचना है, और नंबर डी ऑप्शन के दिया है कि मित्रता निबंध के लेखक डॉक्टर श्याम सुंदर दास हैं। तो मित्रता निबंध के लेखक कौन है, डॉक्टर श्याम सुंदर दास। तो इसमें से हमको सही ऑप्शन छांटना है, कौन सा सही हो जाएगा, जो कि ये प्रश्न नंबर आपका 6 हो जाएगा, ठीक है। प्रश्न नंबर आपका 6 होगा, और 6 का जो आपका यहाँ पर जो बी नंबर क्या दिया है कि गोदान के लेखक, ठीक है। तो गोदान के लेखक कौन हो जाएंगे, तो गोदान के लेखक प्रेमचंद्र हो जाएंगे। इस तरह से आप लोगों को इसका आंसर देना है, ठीक है। ये आपके पेपर में जरूर प्रश्न पूछा जाएगा, ठीक है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ये प्रश्न आपके पेपर में जरूर पूछा जाएगा, ठीक है। एक भी प्रश्न आप लोगों का मैं गलत नहीं होने को दूंगा पेपर में, ठीक है। आप लोग हर प्रश्न का आप लोग आंसर सही से देंगे। अब यहाँ पर प्रश्न नंबर अगर 7 के बारे में बात करें कि लहरों के राजहंस के लेखक का नाम बताना है। प्रश्न नंबर 7 रहेगा कि लहरों के राजहंस के लेखक का नाम बताने। तो लहरों के राजहंस के लेखक कौन है, जिसमें से नंबर ए ऑप्शन दिया मोहन राकेश, और नंबर बी ऑप्शन दिया गुलाब राय, और नंबर सी ऑप्शन दिया प्रेमघन, और नंबर डी ऑप्शन दिया रामधारी सिंह दिनकर, ठीक है। तो प्रश्न नंबर 7 कह रहा है कि लहरों के राजहंस के लेखक कौन है। तो लहरों के राजहंस के लेखक हो जाएंगे आपके मोहन राकेश, ठीक है। तो मोहन राकेश को सही कर लीजिएगा। अगर मोहन राकेश को अगर लिख लिया आप लोगों ने इतने प्रश्न, तो प्रश्न नंबर बढ़ते हैं 8 की ओर। तो प्रश्न नंबर 8 को देख लीजिए क्या कह रहा है। प्रश्न नंबर 8 कह रहा है कि जो तौलिए जो है, ठीक है, तौलिए क्या है, तौलिए एक रचना है, ठीक है। तो तौलिए एक रचना है, और हमको ये बताना है कि जो तौलिए रचना है ये किस विद्या पर आधारित है, ठीक है। तो तौलिए रचना जो है ये किस विद्या पर आधारित है, और ये हमको बताना है। जिसमें से नंबर ए ऑप्शन दिया नाटक विद्या पर आधारित है, कि नंबर बी ऑप्शन दिया एकांकी विद्या पर आधारित है, कि नंबर सी ऑप्शन दिया कि निबंध पर आधारित है, और नंबर डी ऑप्शन दिया है कि कहानी पर आधारित है। तो जी आपकी जो तौलिए जो रचना है, ठीक है, तौलिए रचना है इसको सही कर लीजिएगा, ये एकांकी विद्या पर आधारित है, ठीक है। तो तौलिए जो है ये एकांकी पर आधारित है, और एकांकी को सही कर लीजिएगा। और इसी के साथ बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 9 की ओर, और आप लोग सारे के सारे प्रश्नों को लिखते भी चलिए। प्रश्न नंबर 9 को देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 9 को देख लेते हैं क्या करें कि निम्न में से, ठीक है, तो निम्न में से नाटक विद्या के लेखक हैं। जब का प्रश्न नंबर 9 रहेगा, और प्रश्न नंबर 9 कह रहा है कि निम्न में से नाटक विद्या के लेखक कौन हो जाएंगे। तो निम्न में से नाटक विद्या के लेखक हो जाएंगे, जिसमें से नंबर ए ऑप्शन दिया बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन, और नंबर बी ऑप्शन दिया श्रीनिवास दास, और नंबर सी ऑप्शन क्या दिया जैनेन्द्र कुमार, और नंबर डी ऑप्शन दिया कृष्ण सोबती। तो नंबर ए ऑप्शन जो है किसका सही हो जाएगा, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन, इसके राइट आंसर हो जाएंगे। और इस प्रश्न को भी नोट कर लीजिएगा, पेपर में जरूर पूछा जाएगा, ठीक है। और इसके साथ बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 10 की ओर। प्रश्न नंबर 10 को देख लीजिए क्या करें कि निम्न में से
प्रयोगवादी युग की दो प्रमुख विशेषताएं कौन सी है। अब यहाँ पर देखिए आपसे ये प्रश्न पूछा जाएगा और यहाँ पर प्रयोगवादी युग की दो विशेषताएं आपको बतानी है। कौन कौन सी ऐसी प्रयोगवादी युग की दो विशेषताएं होती हैं वो आपको यहाँ पर बतानी है, जिसमें से नंबर ए ऑप्शन दिया है घोर वैयक्तिकता, ठीक है, और नंबर बी ऑप्शन दिया है यथार्थवादी दृष्टिकोण, और नंबर सी ऑप्शन दिया है समाज का यथार्थवादी चित्रण, ठीक है, और नंबर डी ऑप्शन दिया है कि नारी के प्रति परिवर्तित दृष्टिकोण। अब यहाँ पर बताना है कि यहाँ पर प्रयोगवादी युग की दो प्रमुख विशेषताएं पूछी गई हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो नंबर ए और जो बी है, ठीक है, ए और यहाँ पर लिख लीजिए ए व बी दोनों प्रयोगवादी युग की विशेषताएं हैं। ए व बी दोनों प्रयोगवादी युग की विशेषताएं हो जाएंगी, और या फिर आप लोग क्या करें इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ठीक है। अब पढ़ते हैं प्रश्न नंबर 11 की ओर। प्रश्न नंबर 11 को देख लीजिए क्या करें कि जो साकेत महाकाव्य की रचना किसने की। तो ये तो बहुत ही सरल प्रश्न है और हर बच्चा इसका आंसर दे सकता है कि साकेत जो है, साकेत किसके द्वारा लिखा गया। तो साकेत की रचना किसने की, तो इसका राइट ही आंसर हो जाएगा मैथिली शरण गुप्त, ठीक है। हर छात्र को इसका आंसर पता होगा और ये प्रश्न जरूर पेपर में पूछा जाएगा, आप लोगों को ये प्रश्न जरूर पेपर में लिखा पढ़ा मिलेगा, ठीक है। अब बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 12 की ओर। प्रश्न नंबर 12 को देख लेते हैं कि अब यहाँ पर फिर आपसे पूछा गया है कि प्रगतिवादी युग की दो विशेषताएं कौन सी हैं। तो प्रगतिवादी युग की दो विशेषताएं कौन सी है वो बतानी है कि प्रगतिवादी युग की दो विशेषताएं कौन कौन सी हो जाएंगी, जिसमें से नंबर ए ऑप्शन दिया है करुणा तथा नवरास्य भावना, नंबर बी ऑप्शन दिया है कि मानवतावादी प्रवृत्ति, और फिर यहाँ पर देखिए नंबर सी ऑप्शन क्या दिया है कि सौंदर्य भावना, और नंबर डी ऑप्शन दिया विद्रोह एवं क्रांति की भावना। तो ये आपका प्रश्न नंबर 12 रह जाएगा, और 12 में कौन सा आपका सही हो जाएगा, ठीक है। तो ये प्रश्न 12 में जो आपका बी और सी, ठीक है, बी और जो सी है, बी जो आपसे सी हैं ये इन दोनों को सही कर लीजिएगा, बी व सी इनको लिख लीजिएगा, ठीक है, ये दोनों लिख लीजिएगा, ये आपका इंपॉर्टेंट है, इन दोनों को लिख लीजिएगा। अब पढ़ते हैं प्रश्न नंबर 13 की ओर। प्रश्न नंबर 13 देखिए क्या करें कि जो प्रयोगवादी युग की कला विधि क्या है। तो प्रयोगवादी युग की कला विधि बताइए। तो प्रयोगवादी युग की कला विधि कितनी है वो हमको यहाँ पर बतानी है, ठीक है। तो प्रश्न नंबर 13 है कि प्रयोगवादी युग की कला विधि बतानी। तो नंबर यहाँ पर जो सी ऑप्शन जो है ये आपका सही हो जाएगा कि 1943 से, ठीक है। तो 1943 से 1953 तक प्रयोगवादी युग की कला विधि मानी जाती है। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, ये देखिए प्रयोगवादी युग की कला विधि रहेगी, ठीक है। अभी बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 14 की ओर। सारे के सारे प्रश्नों को लिखते हुए चलिए, ठीक है। प्रश्न नंबर 14 कह रहा है कि निम्न में से छायावादी युग का कवि है। अब प्रश्न नंबर 14 कह रहा है कि निम्न में से छायावाद युग का कवि है। तो छायावाद युग का कवि कौन हो जाएगा, जिसमें से नंबर ए ऑप्शन दिया सुमित्रा नंदन पंत, और नंबर बी ऑप्शन दिया दादू दयाल, और नंबर सी ऑप्शन दिया नरेंद्र शर्मा, नंबर डी ऑप्शन दिया कुतुबन। अब यहाँ पर अगर प्रश्न नंबर 14 के बारे में बात करें तो प्रश्न नंबर 14 क्या करें कि यहाँ पर देखिए कि छायावादी युग का कवि बताएं। तो छायावादी युग के कवि कौन हो जाएंगे, सुमित्रा नंदन पंत, ठीक है। तो सुमित्रा नंदन पंत जो हो जाएंगे छायावादी युग के कवि हो जाएंगे। अब इसी के साथ बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 15, जो कि बहुत ही सरल प्रश्न है और बहुत पूछा भी जाता है, ठीक है, कि यामा के रचयिता का नाम बताना है। तो यामा के रचयिता है महादेवी वर्मा, इसको सही कर लीजिएगा। यामा के रचयिता कौन हो जाएंगे, तो यामा के रचयिता हो जाएंगे महादेवी वर्मा, जो कि बहुत ही सरल है, इसको सही से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। तो अगर इसको पढ़ लिया तो बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 16 की ओर। प्रश्न नंबर 16 देखिए क्या करें कि द्विवेदी युग का प्रसिद्ध कवि कौन है। तो द्विवेदी युग का प्रसिद्ध कवि बताना, ये प्रश्न नंबर आपका 16 रह जाएगा। तो द्विवेदी युग का प्रसिद्ध कवि बताना, ठीक है। तो ये देखिए प्रश्न नंबर आपका 16 रहेगा कि द्विवेदी युग का प्रसिद्ध कवि बताना है। तो यहाँ पर देखिए नंबर, तो अगर आप लोगों ने इस प्रश्न को अगर सही से पढ़ लिया तो यहाँ पर हम बात करते हैं कि द्विवेदी युग के कवि हैं, जिसमें से तुलसीदास दिया, कबीरदास हैं, और मैथिली शरण है, नरपति नाल है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा मैथिली शरण गुप्त, ठीक है। तो मैथिली शरण गुप्त जो है इसका आंसर हो जाएगा कि द्विवेदी युग के कवि कौन है, मैथिली शरण गुप्त। अब प्रश्न नंबर आपके 17 पूछा जाएगा कि पलाश वन के रचनाकार कौन है। तो पलाश वन के रचनाकार कौन है, तो यहाँ पर देखिए भूषण दिए हैं, श्रीधर पाठक हैं, और नरेंद्र शर्मा हैं, और मीराबाई हैं, ठीक है। तो ये आपका प्रश्न नंबर 17 हो जाएगा कि पलाश वन के रचनाकार कौन है, पलाश वन के रचनाकार है, ये प्रश्न नंबर 17 है। और प्रश्न नंबर 17 का जो आपका सी जो है वो आपका सही हो जाएगा, नरेंद्र शर्मा को सही कर लीजिएगा। नरेंद्र शर्मा इसके राइट आंसर हो जाएंगे कि पलाश वन के रचनाकार कौन है। तो पलाश वन के रचनाकार हैं नरेंद्र शर्मा। और इसी के साथ बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 18 की ओर। प्रश्न नंबर 18 को देख लेते क्या कह रहा है, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और प्रश्न नंबर 18 कह रहा है कि गेहूं और गुलाब किसकी रचना है, ठीक है। तो गेहूं और गुलाब किसकी रचना है और इसका आंसर बताना है, जिसमें से देखिए प्रश्न नंबर 18 रहेगा, ठीक है, कि रामविलास शर्मा दिया है, नंबर ए ऑप्शन रामविलास शर्मा, और नंबर बी ऑप्शन दिया प्रेमचंद्र, और नंबर सी ऑप्शन दिया रामवृक्ष बेनीपुरी और महादेवी वर्मा, ठीक है। तो प्रश्न नंबर 18 का आपका कौन सा सही हो जाएगा, तो प्रश्न नंबर 18 का जो सी नंबर है, सी नंबर आपका सही हो जाएगा। तो ठीक है, प्रश्न नंबर सी, इसका सी नंबर सही कर लीजिएगा।
और इसी के साथ बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 19। ठीक है, प्रश्न नंबर 19 को देख लेते हैं क्या कह रहा है। प्रश्न नंबर 19 कह रहा है कि मेरी आत्मकथा, प्रश्न नंबर 19 कह रहा है कि मेरी आत्मकथा जीवनी के लेखक कौन है। तो मेरी आत्मकथा जीवनी के लेखक है, जिसमें से नंबर ए ऑप्शन दिया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर जयशंकर प्रसाद और हजारी प्रसाद और हरिवंश राय बच्चन। ठीक है, तो प्रश्न 19 रहेगा कि मेरी आत्मकथा जीवनी के लेखक कौन है। तो नंबर ए ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को सही कर लीजिएगा। फिर इसी के साथ आज के इस क्लास में हम सबसे लास्ट यानी कि लास्ट प्रश्न के बारे में बात करते हैं कि अथाह सागर के लेखक कौन है। तो अथाह सागर के लेखक कौन है, तो यहाँ पर देखिए अथाह सागर के लेखक हो जाएंगे जयप्रकाश भारती, और अथाह सागर के लेखक है जयप्रकाश भारती, इसको सही कर लीजिएगा। तो जब तक आज की इस क्लास को हम इतना ही रखते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, सारे के सारे प्रश्नों को याद कर लीजिए, कॉपी में लिख लीजिए।